तो ब्लैक एडम मूवी के अंदर हमें वो चीज़ मिल चुकी है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पूरी की पूरी मूवी का मैं ऑलरेडी स्पॉइलर फ्री रिव्यू अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। सो गाइस, दिस इज पीट टैकर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ ब्लैक एडम की एंडिंग एक्सप्लेन और साथ में हम उस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर हम मूवी की एंडिंग और स्टोरी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो इसके अंदर काफ़ी बड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मूवी की स्टोरी और इसकी एंडिंग की तरफ चलें तो उससे पहले हमें बात करनी होगी इस पूरे की पूरे मूवी के मगिफिन के बारे में, जो कि दरअसल कुछ और नहीं बल्कि इटर्नियम नाम का एक एलिमेंट है। अब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि जिस तरीके से उन्होंने खंदक सिटी, जो कि एक फ्रिक्शनल सिटी है, उसको इंपॉर्टेंस दी। जिस तरीके से हम जानते हैं कि वकांडा के अंदर वाइब्रेनियम पाया जाता है और वो कितना ज़्यादा रेयर मेटल है, इसी तरह हमने देखा कि खंदक सिटी के अंदर भी इनका एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका नाम इटर्नियम है। और यही सारा का सारा एलिमेंट जो है इस पूरी की पूरी मूवी का मगफिन है, जो कि दरअसल एक तरह की मिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखता है, जिसके जरिए ही बेसिकली क्राउन ऑफ सब्बाक को बनाया जाता है, जो कि उसकी पूरी की पूरी पावर से चलता है। और हमने देखा कि किस तरीके से यही इटर्नियम जो होता है वो ब्लैक एडम की वीकनेस भी है, जिस तरह सुपरमैन की क्रिप्टॉन है। तो ये पूरा का पूरा मगफिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस मूवी का, और इसके बारे में उन्होंने ना ही किसी ट्रेलर में और ना ही किसी इंटरव्यू के अंदर कोई भी चीज़ रिवील किया था। तो मेरे लिए सरप्राइज और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो हमने देखा कि इसका पूरा का पूरा थर्ड एक्ट होने से पहले हम देखते हैं कि ब्लैक एडम अपने आप को सरेंडर कर देता है, क्योंकि हमें उसका यहाँ पे पास्ट की स्टोरी पता चलती है कि किस तरीके से असली जो ब्लैक एडम वो नहीं बल्कि उसका बेटा हुआ करता था, और जिसको हम समझ रहे थे कि ये वही ब्लैक एडम है, ये दरअसल वो नहीं होता बल्कि असली ब्लैक एडम उसका बेटा होता है, जो कि अपने फादर को ब्लैक एडम की पावर्स दे के अपने आप को कुर्बान कर देता है। और यही सबसे बड़ा चेंज था ब्लैक एडम की स्टोरी के अंदर कि यहाँ पे इसकी स्टोरी को बहुत ज़्यादा जो है हीरो की तरफ ट्यून डाउन करने की कोशिश की गई है, जबकि कॉमिक्स में ब्लैक एडम का ओरिजिन इतना खतरनाक होता है कि वो बेसिकली उसका नेफ्यू होता है जिसको ब्लैक एडम की पावर्स मिलती हैं, और वो अपने नेफ्यू से ब्लैक एडम की पावर्स को चुरा के उसको मार देता है, और तभी वो इतना ज़्यादा ईवल हमें नजर आ रहा था। तो मूवी के अंदर उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा टोन डाउन करने की कोशिश करी है, उसको एंटी हीरो वाला एस्पेक्ट दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा विलन की तरफ नहीं लेकर गए हैं जितना मैंने सोचा था। उसको ज़्यादा हीरो की ही साइड पे रखा है और आप इस बात को मूवी के अंदर फील कर ही लेंगे। तो हम देखते हैं कि जब ब्लैक एडम यहाँ पे अमन को बचाने के लिए जाता है उस पूरे के पूरे बुलेट के जरिए, और वहाँ पे वो एक ज़बरदस्त तरीके का धमाका करता है, तो तब जाकर उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि ये जो पावर्स उसको दी गई हैं ये इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब तक इसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सिर्फ लोगों को हर्ट ही किया है, और हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे एंड्रीना टूमास जो होती है वो बेसिकली ब्लैक एडम के उसके टोम, उसके मकबरे से बाहर नहीं निकालती बल्कि उसके प्रिजन से निकालती है, जो कि सारे के सारे विजर्ड्स ने मिलकर उसको कैद किया था। अब ये देखना काफी ज्यादा कूल होगा कि किस तरीके से शज़ैम ब्लैक एडम से इंटरेक्शन करेगा फ्यूचर के अंदर, और ये सारी की सारी बातें डिस्कस होंगी, और विजर्ड शज़ैम जो है वो किस तरीके से इसको कॉम्प्रिहेंड करेगा। लेकिन इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि बेसिकली क्राउन ऑफ सब्बाक बिल्कुल तैयार हो चुका होता है और वो मरवान के हाथ लग चुका होता है, और हम देखते हैं कि जब ब्लैक एडम उसको अपनी पावर्स के जरिए जान से मार देता है तो वो एक अपसाइड डाउन डायमेंशन के अंदर चले जाता है, जो कि बिल्कुल एक हेल होता है। और क्योंकि मरवान के पास उस पूरे के पूरे इटर्नियम का सारा एक्सेस मौजूद था, उसने उसको छू लिया था, ब्लैक एडम ने उसको मार के यहाँ पे भेज दिया इस पूरी की पूरी जगह के अंदर, तो वो बेसिकली सब्बाक जो इस क्राउन को एक्सेस करने लग जाता है और उसको अपने पास हासिल कर लेता है। और यही पूरे का पूरी मूवी का थर्ड एक्ट था, जो कि मुझे थोड़ा सा कमजोर लगा कि सब्बाक जिसको 6 अलग अलग डीमंस जिस तरह शज़ैम को अलग अलग विजर्ड्स पावर देते हैं, उसी तरह ये सब्बाक हमारे सामने आता है जो कि हेल के डीमन से मिलकर बना हुआ है। अब इसके ओवरऑल लुक की बात की जाए, इसकी पावर्स की बात की जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन अचानक एक बड़े से विलन को, पावरफुल से विलन को मूवी के थर्ड एक्ट में इंट्रोड्यूस करवा देना और वहीं पे उसका काम भी तमाम कर देना, तो ये चीज़ थोड़ी सी वीक मुझे लगी है। लेकिन हमने मूवी के थर्ड एक्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। सबसे पहली बात, जस्टिस सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। डॉक्टर फेट ये बात को टीज करते हुए आ रहे थे मूवी के शुरू से कि उनको फ्यूचर के विजन्स नजर आते हैं, और उस विजन के अंदर वो बार बार यही देख रहे थे कि किस तरीके से हॉकमैन जो है उसकी शायद मौत हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि डॉक्टर फेट इस पूरे के पूरे फेट को चेंज करने के लिए खुद अपने आप को सेक्रीफाइस करने का फैसला करते हैं और वहाँ पे डीमन सब्बाक से अकेले मुकाबला करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं कहूँगा डॉक्टर फेट का मुझे पूरा का पूरा अपीयरेंस इससे पहले तक काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने सब्बाक से मुकाबला करा तो मैंने उनकी पावर्स को कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा, और यही सबसे बड़ी वीकनेस थी इस पूरे के पूरे एंडिंग की कि डॉक्टर फेट बेसिकली डीसी के डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर सुप्रीम है, तो वो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके की पावर्स का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेम यहाँ पे वही पावर्स का इस्तेमाल करा जो कि उन्होंने ब्लैक एडम के साथ फाइट में किया था, जहाँ पे वो एक तरह के मिरर्स को फेंकते हैं, कैद करने की कोशिश करते हैं, अपने डुप्लीकेट्स बना के उसको मारते हैं। इसके अलावा हमने कुछ भी उनके ज़बरदस्त तरीके की पावर्स का एक थोड़ा सा पोर्शन भी नहीं देखा जो कि कॉमिक्स में दिखाई जाती हैं। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से, क्योंकि ब्लैक एडम तो अपने आप को सरेंडर करके टास्क फोर्स एक्स की जेल के अंदर मौजूद होता है, जो कि अमेंडा वॉलर की सुसाइड स्क्वाड है, और हमें यहाँ पे बेसिकली कैमो मिलता है अपनी हार्ड कोड का, जो कि आप सब जानते
जानता कि मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर फेट इस लड़ाई के साथ साथ ब्लैक एडम यानी कि टेथ एडम को जो है इस बात का एहसास दिलाते हैं कि यही वो फाइट है जिसके लिए तुम्हारे बेटे को पावर्स दी गई थी, यानी कि सब्बाक को रोकने के लिए, और अब वो यहाँ पे आ चुका और हम उसको रोक नहीं सकते, तो तुम्हें वापसी आना होगा। तो इस वक्त हम देखते हैं कि टेथ एडम के पास अपनी सारी की सारी पावर्स नहीं होती है, वो एक इंसान होता है कमजोर सा, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर फेट अपने जबरदस्त तरीके का एक स्पेल कास्ट करते हैं जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट, और हमने उनके गेम्स में देखा है इस तरह से इस स्पेल को कास्ट करते हुए उसके जरिए वो वहाँ से ब्लैक एडम को बाहर निकालते हैं और वो वहाँ से बचते बचाते समंदर को क्रॉस करता हुआ बाहर आता है और ब्लैक एडम के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर अपने पास पूरी की पूरी फाइट को ज्वाइन करता है। अब इस फाइट के अंदर जब ब्लैक एडम आता है तो यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा नोटिसेबल थी कि ब्लैक एडम के कॉस्ट्यूम को काफी ज्यादा चेंज किया गया था। मतलब ऑल ओवर द मूवी हमने जब भी ब्लैक एडम के कॉस्ट्यूम को देखा तो वो बहुत ज़्यादा डल नजर आ रहा था, उसकी लाइटनिंग बोल्ट भी चमक नहीं रही थी। लेकिन एंड में ब्लैक एडम जब अपने नए इस पूरे के पूरे अवतार के अंदर आया तो उसका केप वापसी आ चुका था, उसके पूरे के पूरे गोल्डन कलर जो है वो चमक रहा था, उसके बूट्स के, उसके गॉन्टलेट्स के, और यहाँ से दूर से अगर आप देखेंगे तो हमें बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट ब्लैक एडम का कॉस्ट्यूम नजर आने लग रहा था। जिस तरह के एलेक्स रॉस जो है वो अपने पूरे के पूरे ब्लैक एडम की डिपिक्शन करते हैं अपनी आर्ट के अंदर, तो ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला चमकीला भड़कीला सा लुक ब्लैक एडम के ऊपर, जो कि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बता रहा था कि वो और ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। और यहाँ पे ब्लैक एडम और सब्बाक के बीच एक ज़बरदस्त तरीके की फाइट होती है और यहाँ पे मैं कहूँगा कि हॉकमैन ने भी जिस तरीके से सब्बाक से मुकाबला करा मैं उसका फ़ैन होकर रह गया। और इन दी एंड हम देखते हैं कि ब्लैक एडम यहाँ पे सब्बाक से मुकाबला करने के बाद उसको डिफीट करके जान से मार देता है। लेकिन इसके बाद हम मूवी की एंडिंग की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से अब खंदक के लोग जो है वो ब्लैक एडम को, टेथ एडम को अपना चैंपियन मानना शुरू कर चुके हैं और वो अपने थ्रोन के ऊपर आके बैठता ही है। लेकिन तब जाके उसको एहसास होता है कि नहीं, ब्लैक एडम थ्रोन के ऊपर बैठने के लिए नहीं बना है, बल्कि वो उस पूरे के पूरे थ्रोन को वहाँ डिस्ट्रॉय कर देता ताकि आज के बाद कोई भी जो है यहाँ के ऊपर हुकूमत ना कर सके। और ब्लैक एडम उनका बेसिकली एक तरह का प्रोटेक्टर बन गए जो कि अपने लोगों की हिफाजत करेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से एंड्रियाना टोमास और यहाँ पे जो हमारा अमन होता है उसका बेटा, उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एंडिंग की तरफ भी होता है, जहाँ पे बेसिकली वो अमन की बात को मानते हुए अपने नाम टेथ एडम को चेंज करके कि हमें बताया नहीं जाता लेकिन मूवी का टाइटल आ जाता है। तो ये बात काफ़ी ऑब्वियस है कि अब उसने अपना नाम चेंज करके ब्लैक एडम रख लिया है। अब यहाँ पे एंड्रियाना टोमास और यहाँ जो अमन का कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमिक्स में भी ब्लैक एडम की इसी तरह की एक फैमिली बन जाती है आगे जाके, जिसको वो अपनी पावर्स भी शेयर करता है। और मुझे लगता है कि ब्लैक एडम 2 या फिर मैन ऑफ स्टील 2 जहाँ पे भी हमें ये आगे दिखने वाले हैं तो वहाँ पे उसका प्लॉट कुछ इसी तरीके से होगा कि ब्लैक एडम अपनी पावर्स को शेयर करेगा। लेकिन इसी के बाद हम चलते हैं इस पूरे के पूरे मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम देखते हैं कि खंदक के अंदर हमारी कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ पे अमेंडा वॉलर बेसिकली अपने ड्रोन को भेजती है ब्लैक एडम से बात करने के लिए, और वो कहती है कि तुम्हें मेरे प्रिजन के अंदर नहीं रहना तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन खंदक अब से तुम्हारा प्रिजन है और तुमने अगर इससे कदम बाहर भी रखा तो मैं इस प्लेनेट के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसानों को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी जो कि तुमसे मुकाबला करेंगे। लेकिन वो कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी जो कि इस प्लेनेट से बाहर के हैं। तो ब्लैक एडम बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, जो उखाड़ सकती हो उखाड़ लो, मेरा जो दिल चाहेगा मैं तो वही करूंगा। और ये देख के अब देखते हैं कि अमेंडा वॉलर बोलती है कि चलो अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही ठीक। और अगले पल हम देखते हैं कि अमेंडा वॉलर का वहां से ड्रोन चले जाता है और अगले एक जबरदस्त तरीके की सुपर हीरो लैंडिंग होती है पूरे के पूरे फॉग एंड शेडोज के अंदर। और अगले पल हम देखते हैं कि उस फॉग और शेडो से कोई और नहीं बल्कि हमारा सुपरमैन निकल कर आता है, और कोई और सा सुपरमैन नहीं बल्कि पूरी की पूरी गर्दन और बिना मूंछों की सीजीआई के साथ हेनरी कैविल का सुपरमैन हमें देखने को मिलता है। तो इस सीन से ये बात कंफर्म हो जाती है कि बेसिकली दी रॉक जो कह रही थी वो उन्होंने कर दिखाया, वो सुपरमैन को डीसी यूनिवर्स के अंदर वापसी ले आए हैं, और सबसे बड़ी बात कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को वापसी ले आए हैं। अब सुपरमैन के लुक के ऊपर अगर गौर किया जाए तो उसका पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा वाइब्रेंट नजर आ रहा है, जो कि मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छी चीज है। और ब्लैक एडम मूवी की ये अच्छी बात थी कि उन्होंने हर एक कॉस्ट्यूम को बहुत ज्यादा वाइब्रेंट बनाया था, ना कि काफी ज्यादा डार्क किया था। और मुझे सुपरमैन का ये कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा पसंद आया। उनका हेयर स्टाइल अगर आप नोट करेंगे तो उनका कर्ल सामने से एस वाला नजर आ रहा था जो कि कॉमिक एक्यूरेट था। और यहाँ पे सुपरमैन आता है और यही कहता है कि बेसिकली ब्लैक एडम अब हमें बात करनी चाहिए। और ये देख के ब्लैक एडम उसके सामने मुस्कुराता है, क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को कि यहाँ पे ब्लैक एडम और सुपरमैन के बीच कोई बात नहीं होने वाली है, बल्कि अब जो कुछ भी होगा वो किसी धमाके से और कम नहीं होने वाला है। और अब मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ कि किस तरीके से वो इस पूरी की पूरी चीज को कंटिन्यू करेंगे। क्या इसकी स्टोरी को ब्लैक एडम 2 के अंदर दिखाया जाएगा या मैन ऑफ स्टील 2 के अंदर दिखाया जाएगा, या शज़ैम जो मूवी आने वाली है उसके अंदर इस बात का थोड़े से और हिंट देके आगे किसी बड़ी मूवी के अंदर तीनों का क्रॉसओवर करवाया जाएगा। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुल चुकी है डीसी यूनिवर्स के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने सुपरमैन को वापसी लेकर आए हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है कि वो अब सही ट्रैक पर चलना शुरू कर चुके हैं। इसी के अलावा मेरे पास एक छोटी सी थ्योरी भी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो वो कुछ इस तरीके से कि बेसिकली अब जहाँ कहीं भी हमें ब्लैक एडम आगे दिखेगा, चाहे वो ब्लैक एडम 2 हो या मैन ऑफ स्टील 2 हो, तो वहाँ पे वो अपनी सारी की सारी पावर्स को अमन और अपनी सपोजिटली वाइफ जो है एंड्रियाना टोमास के कैरेक्टर के साथ शेयर करेगा। और यहाँ पे बेसिकली अमन जो है क्योंकि वो एक सुपर हीरो फैन है तो इन पावर्स को देख के बिल्कुल उतावला हो जाएगा और वो शायद इनका गलत इस्तेमाल करना लग जाए या फिर एक्सीडेंटली वो कुछ गलत कर बैठे, और तब जाके सुपरमैन यहाँ पे खंदक के अंदर आके इंटरफियर करेगा और सबके बेटे अमन को रोकने की कोशिश करेगा। और ये देख के ब्लैक एडम की बिल्कुल सटक जाएगी कि आखिरकार तुम मेरी कंट्री के अंदर आके मेरे सपोजिटली बेटे को
रोकने की कोशिश कैसे कर रही हो। और यही इस तरह से हम देखेंगे कि उन दोनों के बीच एक फाइट शुरू होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर आके दी रॉक जो है वो एक समझदार इंसान नजर आ रहा है, जो कि अब ज्यादा जज्बात से नहीं बल्कि बातचीत से काम लेना पसंद कर रहा है। तो अचानक सुपरमैन के आते वो लड़ना शुरू कर देगा, और वो जबकि जानता है कि सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है, तो ये बात मेक सेंस नहीं बनाती है। तो कोई ना कोई कैटलिस्ट, कोई ना कोई वजह होगी जो कि इनके बीच लड़ाई करवाएगी, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे एक और दूसरा विलन होगा जो कि इनके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करवा के इन दोनों का मुकाबला कराएगा और उनके नुकसान से अपना फायदा उठाएगा। जिस तरह कि हमने सिविल वॉर मूवी के अंदर देखा था कि ज़ीमो सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करवा के आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को लड़वाता है और अपना मतलब पूरा करना चाह रहा होता है। तो इसी तरह की कुछ हमें सिविल वॉर स्टाइल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमें मैन ऑफ स्टील हमारा और ब्लैक एडम एक दूसरे के साथ मुकाबले में नजर आएंगे। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई नो कि आप लोगों को ये एंडिंग काफी ज्यादा मजेदार लगी होगी और मेरी एक्सप्लेनेशन से थोड़ी आपको समझने में मदद मिली होगी। और ये जो ब्लैक एडम और मैन ऑफ स्टील की फ्यूचर थ्योरी मैंने आपको दी है, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस थ्योरी के अंदर कितना दम है। क्या फिर अगर आपके पास कोई और थ्योरी है कि आपको लगता है कि ब्लैक एडम और सुपरमैन की फाइट की वजह कुछ और होगी, तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। और अगर मुझे वो थ्योरी पसंद आई तो मैं उसके ऊपर वीडियो एक जरूर बनाऊंगा। साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जहां पर हम इसी तरह मार्वल, डीसी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, दुनिया भर के हर एक चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, जहां पे मैं न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।